Hi guys, this is Shomajit Bonik and welcome to my channel Biomed Kit, where we were discussing about human physiology and particularly locomotion and movement for NEET। तो मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो फटाक से जाओ वीडियोस को देखो। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर ये 20 क्वेश्चन से मैंने भेज दिया है PDF के फॉर्मेट में, वहाँ पर जाओ, पहले खुद से ट्राई करो, फिर यहाँ पर आकर आंसर देखना। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स रोल द एमसीक्यूज। तो यहाँ पर पहला वाला एमसीक्यू क्या था? सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा जॉइंट कितना तरह का होता है। ये देखो यहाँ पर जॉइंट का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने दे दिया है, बाइंडिंग टिश्यू और फंक्शनल। ठीक है, बाइंडिंग टिश्यू के ऊपर और स्ट्रक्चरली हम जॉइंट्स को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। एंड फंक्शनली सिनार्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस एंड डायर्थ्रोसिस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा Which one of the following is correct? तो यहाँ पर देखो, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। ठीक है, पैराइटल जो हमारा स्कल का जो बोन्स होता है ना, फ्रंटल एंड पैराइटल, उनके अंदर क्या रहता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो क्या है, यहाँ पर ये देखो फाइब्रस जॉइंट नहीं, फाइब्रस जॉइंट यहाँ पर जो फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, मतलब ये देखो ये हुआ हमारा फ्रंटल लोब, मार्क कर दे रहा हूँ, ये हुआ हमारा फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब। इन दोनों के अंदर जो जॉइंट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सूचर्स। ठीक है, वो क्या है? वो है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस मीन्स कोलाजेनियस फाइबर्स मिलकर ये जॉइंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है आंसर। ठीक है, ये गलत है। इसके बाद पिवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, कभी भी नहीं। पिवट जॉइंट फॉर्म होता है 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब एटलस एंड एक्सिस के अंदर, ये भी इनकरेक्ट। इसके बाद हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, एकदम भी नहीं, वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पस, तो एकमात्र ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो दिया हुआ है सैडल, और ये तो हर एक जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट टार्सल एंड कार्पल्स के अंदर। ठीक है, तो ये अगर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट हम आएंगे, ये जो सेकंड क्वेश्चन, एज जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, ये एज जोन किस लिए रहता है? तो चलिए देख लेते हैं कैसे एज जोन फॉर्म होता है। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था हमारा टोटल, ये जो जोन था इसे हम क्या कहते थे? आई जोन। ठीक है, आई बैंड। ये जो बैंड था इसे क्या कहते थे हम? इसे कहते थे हम ए बैंड। और जहां पर देखो ये सिर्फ मायोसिन का फॉर्मेशन है, मतलब सिर्फ थिक फिलामेंट्स है, कोई थिन फिलामेंट्स नहीं है, मतलब एक्टिन नहीं है, उसे हम क्या कहते थे? एज जोन। ठीक है, तो अब हम आंसर को करते हैं। ये देखो, skeletal muscle fiber is due to the absence of myofibrils in the, ये नहीं होगा। the central gap between myosin filaments in the, ये भी नहीं होगा। the central gap between actin filaments extending through myosin filament in the A band। ठीक है, ये देखो A band के देखो यहाँ पर कोई एक्टिन फिलामेंट नहीं है, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स है। ओके, तो हमारा ये आंसर हो गया सही। ठीक है, आंसर है सी। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये होगा कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास आता है, क्या? एक मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर जो आता है, ये देखो क्या होता है? रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, एज रिलेटेड। ये एज रिलेटेड नहीं होता, ये होता है मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा और एक हो गया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा डिजीज है। ठीक है, ये है टोटली एक जेनेटिकल डिजीज। ठीक है, इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स विथ एडवांसिंग एज। ऑब्वियसली ऑस्टियोपोरोसिस होता है फीमेल्स में ज़्यादा होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए, एज के साथ। जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब उसमें इन डिटेल में बताऊंगा। मायस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स, होता है क्या? ये देख लो फिर से एक बार। ठीक है,
और उसके बाद आता है गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कभी भी नहीं। गाउट किस लिए होता है? गाउट हमारे बॉडी में जब किस लिए होता है? प्रोटीनिशियस हम ज़्यादा खाते हैं, मतलब कि इसमें फॉर्म होता है यूरिक एसिड अगर हमारे जॉइंट्स में चले आते हैं, ठीक है। ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये दोनों के अंदर हमारा एक प्रॉब्लम हो रहा है अब। तो चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन कैसे आप सोच सोच के सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अंत तक देखना वीडियो को। ये देखो माइस में क्या लिखा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकेनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। होता है क्या? कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो एकमात्र करेक्ट आंसर इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद हम आएंगे उसके बाद वाले क्वेश्चन में। क्या है इसमें देखो है एटीपीएस एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, इसका पिक्चर ही मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो एटीपी बाइंडिंग साइट्स, मतलब एटीपीएस मैंने ऑलरेडी लेक्चर में तुम लोगों को बताया था। ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट्स है ना, एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ये जो पोर्शन होगा इसका एक एक्टिविटी होगा एटीपीएस का। तो किसमें सिचुएटेड होता है ये सिचुएटेड होता है मायोसिन में, ठीक है, एक्टिन में नहीं, मायोसिन में सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, मायोसिन में। तो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएस एक्टिविटी। ये देखो 2006 में ये क्वेश्चन आया था। रिपीट किस साल हुआ था? 2004 में भी ये क्वेश्चन ही आया था। तो आप एक गेस कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को पिछले 15 ईयर्स का क्वेश्चन रट कर जाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। यहां पर देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो मैंने ऑब्वियसली बता ही दिया, मायोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन, तुम समझो रिसेंट ईयर्स, मतलब 2014 में अगर वो क्वेश्चन आया था, तो ये देखो 2015 में भी सेम क्वेश्चन आया था। मतलब इस साल का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? गेस करो तुम, 2008, 7 उस तरह के कुछ साल से आएंगे। मतलब 15 ईयर्स हमें रटना होगा, ठीक है। ये देखो करेक्टली मैच्ड हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा होता है क्या? कभी भी नहीं, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस एंड द सक्सेसिव वर्टिब्रा देखा जाएगा। कार्टिलेजिनियस जॉइंट स्कल बोन्स होता है क्या? कभी भी नहीं। फाइब्रस जॉइंट्स होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजिस होता है क्या? कभी भी नहीं। वहां पर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। ये ही होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका टेक्निक होता है, अगर तुम्हें सही नहीं मालूम, मतलब ये देखो ये स्पेलिंग जो है ना, जाइगोफाइसिस, ये वाला स्पेलिंग आप लोग अगर भूल जाओ तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आपको देखना है कौन कौन से इनकरेक्ट है। अगर तीन इनकरेक्ट आप निकाल सकते हो तो एक करेक्ट तो होगा ही होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं। एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी स्केलेटल सिस्टम में एपेंडिकुलर स्केलेटन में ये आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लो। यहां पर इसका आंसर क्या होगा? एक्रोमियन हमें कहां पर दिखने को मिलता है? पेल्विक गार्डल नहीं, पेक्टोरल गार्डल। डायरेक्ट आंसर हम कर रहे हैं पेक्टोरल गार्डल, ये तुमको समझना पड़ेगा। स्पर्म ऑफ मैमल्स क्या होगा? कभी भी नहीं, ये नहीं होगा। स्कल ऑफ फ्रॉग कभी भी नहीं। पेल्विक गार्डल तो ऑब्वियसली नहीं, हिप बोन रहता है वहां पर, ठीक है। पेक्टोरल गार्डल इज द ओनली वन करेक्ट आंसर। तो इसके बाद ये देखो एक्रोमियन, ये होता है एक्रोमियन हमारा, मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये होता है कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये वाला पोर्शन होगा कोराकॉइड प्रोसेस, और ये जो होगा, ठीक है, ये होगा, इसका नाम क्या होगा? ये होगा क्या? एक्रोमियन, ठीक है। तो हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ एज जोन डिक्रीज, length of A band remains constant, length of I band increases, length of 2 Z line increases। आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचोगे ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बाहर से है, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर से है भाई। तुमको देखना पड़ेगा, कैसे दिखा रहा हूं। ये देखो, ये तुम्हें एनसीईआरटी ने बता दिया। यहां पर देखो आई बैंड जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, मार्क करके दिखा रहा हूं मैं, आई बैंड क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? नहीं कर।
आई बैंड कुछ देर बाद नहीं रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, देखो आई बैंड एबोलिस्ट हो गया है, ठीक है। एज जोन भी नहीं रहेगा क्योंकि वो तो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा एज जोन। लेंथ ऑफ एज जोन डिक्रीज, लेंथ ऑफ ए बैंड डिक्रीज, लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीजेस, ठीक है, ये तुमको समझना होगा। यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ एज जोन तो डिक्रीज करता है क्या, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यों करेगा ये, अगर यहाँ पर एक्टिन रहता नहीं रहता, एक टाइम के बाद देखो एक्टिन यहाँ पर ओवरलैप करता हुआ दिखा जाएगा, ठीक है, तो एज जोन ऑब्वियसली घट जाएगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ एज जोन डिक्रीजेस। इसका बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिम्ब, मैं नहीं बताऊंगा इन डिटेल क्योंकि वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अपर लिम्ब में 30 बोन्स, लोअर लिम्ब में 30 बोन्स, पेक्टोरल गार्डल में 4 बोन्स, पेल्विक गार्डल में कितना बोन्स, पेल्विक गार्डल में 2 बोन्स, ठीक है, ये टोटल सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का मैंने बता दिया। इसके बाद हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, ऑफ ए मसल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल, ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, मायोसिन, ओके, मायोसिन। और यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग क्या कहोगे, यहाँ पर होगा एक्टिन, कुछ लोग कहोगे ट्रोपोनिन, लेकिन ट्रोपोनिन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रोपोनिन का मेन काम क्या होता है, एक्टिन को मास्क करना, ठीक है, ट्रोपोनिन नहीं सॉरी, ट्रोपोमायोसिन का मेन काम होता है क्या, एक्टिन को मास्क करना। ट्रोपोनिन का मेन काम कैल्शियम जो होता है उसको बाइंड करना, और ट्रोपोमायोसिन से भी वो बाइंड करते हैं और एक्टिन से भी वो बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मायोसिन ही मेन कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्यों, यहाँ का आंसर होगा एटीपी जो आता है मायोसिन से बाइंड होता है, और पावर स्ट्रोक जो देता है मायोसिन ही देता है, एक्टिन नहीं पावर स्ट्रोक देते हैं, ठीक है, यही होगा इसका मेन लॉजिक। इसका बाद वाला क्वेश्चन देखो, द लोअर जॉ इन मैमल्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है, लोअर जॉ किससे बना हुआ होता है, ठीक है, ये देखो ऑब्वियसली मैंडिबल, आपने सही कहा। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बच्चों क्या करते हो आप लोग, ये कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कितना होता है, लेकिन फ्लोटिंग रिब्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, 2 पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स, क्यों, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको पिक्चर, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, ये देखो फ्लोटिंग रिब्स, यहाँ पर देख रहे हो 2 रिब्स जो होते हैं नीच का 2 रिब्स, ये 1 2, ठीक है, ये दोनों रिब्स फ्लोटिंग रिब्स, और ऊपर वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रिब्स क्या होते हैं, डायरेक्ट स्टार्नम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, इसके नीचे वाला 3 रिब्स इसे हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको, मैंने लेक्चर में भी ऑलरेडी आपको बता दिया था इसका, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा हो गया मायोसिन, मार्क कर दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए, मायोसिन 30, मैंडिबल, इसके बाद ये हुआ टोटल 2 पेयर्स। Which ion is essential for muscle contraction? Most easiest question I think, most easiest question, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों ये छोटे क्लास से जानते हो, कौन सा लगता है, ठीक है, कैल्शियम लगता है, क्यों, कैल्शियम किससे बाइंड करता है, टीपीसी, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, टीपीसी से बाइंड करता है कैल्शियम, ओके। आप लोग अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे लोकोमोशन मूवमेंट को, तो जाओ वहां पर देख लो, क्योंकि ये पूरा सा इन डिटेल डिस्क्राइब मैंने किया है वहां पर, ठीक है। Which is a part of pectoral girdle? Obviously you know guys, यहाँ पर पेक्टोरल गार्डल, पेल्विक गार्डल नहीं, कंफ्यूज हो जाते हो, पेल्विक मतलब पेल्विस, पेल्विस कहाँ पर रहता है, नीचे रहता है, मतलब हिप बोन, पेल्विस नीचे, पेक्टोरल ऊपर। पेक्टोरल गार्डल कौन कौन सा बोन्स लेकर फॉर्म होते हैं, एक होता है सामने वाला क्या होता है, क्लेविकल, पीछे वाला स्कैपुला, ठीक है। तो पेक्टोरल गार्डल में पार्ट क्या है, स्टार्नम क्या पार्ट है, नहीं, स्टार्नम कभी भी नहीं, क्योंकि पेक्टोरल गार्डल एपेंडिकुलर स्केलेटन में, और ये एक्सिलर स्केलेटन में। इलियम एकदम भी नहीं, ये पेल्विक गार्डल में रहता है। एसिटाबुलम पेल्विक गार्डल में। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पर रहता है, ग्लिनोइड कैविटी रहता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, और एक बार दिखा रहा हूँ, जो ह्यूमेरस का हेड जिससे बाइंड होता है, अटैच होता है, उससे हम कहते हैं क्या, ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल क्वेश्चन, long bones function is support erythrocyte and leukocyte synthesis, support and erythrocyte synthesis, and erythrocyte only erythrocyte formation, ठीक।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप लोगों ने सही गेस किया, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बहुत सारे सेल फॉर्मेशन में हमारा बोन मैरो लगता है, ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में सपोर्ट तो इज द मेन फंक्शन ऑफ आवर बोन्स। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल, तो वन ऑफ द मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, इसका आंसर होगा सेम एज दैट ऑफ, वेट एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, दैट ऑफ वेल। ठीक है, ये हो गया। मोर देन दैट ऑफ रैबिट कभी भी नहीं, लेस देन दैट ऑफ रैबिट कभी भी नहीं, मोर देन दैट ऑफ हॉर्स कभी भी नहीं। ठीक है, तो मैं इसका लॉजिक लास्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर ही देख लो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, ये आई थिंक मैंने ये इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपको एक डेटा में दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो आंसर होगा ना, किस लॉजिक पे हम ये बता सकते हैं कि सेम एज द वेल, सब मैमल्स, वेल तो एक मैमल्स है, ठीक है, सब मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर सेम होता है। जिराफ इतना लंबा होता है, जिराफ में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, वेल में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, कैमल में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंड रैबिट में ऑल्सो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। रैबिट का देख लो, यहाँ पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा ही है। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड बाय पैसिव मसल मूवमेंट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। वन ऑफ द, ये आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। ये देखो किस तरह से होगा ये आंसर, मैंने गूगल से एक टर्म ऑलरेडी निकाला है, देख लो आप लोग, समझा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉज्ड बाय स्ट्रेच विद इन द मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मायोटैटिक रिफ्लेक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड बाय पैसिव मसल मूवमेंट इज पैटेलर रिफ्लेक्स। ओके, पैटेलर रिफ्लेक्स इज द मूवमेंट ऑफ द लोअर लेग कॉज्ड बाय ए शार्प टैप ऑन द पैटेलर टेंडन। मतलब हमारा जो पैटेला होता है ना, पैटेला का स्ट्रक्चर मैंने नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन पैटेला का जो टेंडन होता है, ऊपर से क्या आता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल आता है, जो आपको बाद में आप लोग जान पाओगे। वो क्या करता है, पैटेला के ऊपर से, मतलब ये अगर तुम पैटेला सोचो, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल यहाँ से आएगा, इसके ऊपर से पास करेगा, पास करके नीच में कुछ एक्सटेंड करके टीबिया में जाकर अटैच हो जाएगा। अगर इस वाले टेंडन जो होता है यहाँ पर, टेंडन में जर्क प्रोड्यूस हो, तो हमारा पैटेलर रिफ्लेक्स होकर लोअर लेग, लोअर पोर्शन ऑफ लेग ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा एग्जाम्पल क्या, पैटेलर रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या हुआ, पैसिव मसल मूवमेंट। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड बाय पैसिव मसल मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपने रेडी कर लिया, तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर नीट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स इज ड्यू टू, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, क्या होता है, जब एज बढ़ता है तो क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारा, जो जॉइंट्स में रहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट कम घटता रहता है, और वहाँ पर कुछ मटेरियल प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वहाँ पर जो लिक्विडिटी, मतलब वहाँ पर जो होता है ना स्मूथनेस, मतलब जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है साइनोवियल फ्लूइड हमारा 2 बोन्स के अंदर, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं कर सकता साइनोवियल फ्लूइड। इसलिए क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स ये नहीं होगा, इनसफिशियंसी ऑफ मसल कभी भी नहीं, डिक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड यही होगा आंसर। आपको ये समझना होगा। इनलार्जमेंट ऑफ बोन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड एज में बोन क्या नहीं होते, इनलार्ज और नहीं होते। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, स्केलेटल मसल्स बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका आंसर क्या होगा बताओ, 2 सेकेंड लो, 1 2, खत्म हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फशा। ठीक है, क्यों, ये देखो पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो होता है, एक एक बंडल्स होता है, मसल बंडल्स। ठीक है, मसल बंडल्स मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता दिया। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, लेक्चर को देख लो। और अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो जाओ, फटाक से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, बूस्टर्स। ठीक है, ये देखो मसल फाइबर्स लेकर, मसल फाइबर्स टोटल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं फशा। ठीक है, ये पुराना वाला एनसीईआरटी में आई थिंक था, ये न्यू एनसीईआरटी है इसलिए नहीं है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है फशा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस खत्म हुआ।
टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई थिंक यू गाइज एंजॉयड ए लॉट। और अगर इस तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए तो जाओ कमेंट बॉक्स में लिंक कर दो कौन सा चैप्टर वाला वीडियो आपको चाहिए। एंड ऑब्वियसली स्टे होम, स्टे सेम एंड डोंट forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get latest notifications. Thank you.